बाबा नारायण साकार हरि को कौन बचा रहा है? चश्मदीद चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बाबा ने चरण चमत्कार के लिए भक्तों की भीड़ को उकसाया। अगर बाबा चरणों की धूल की बात नहीं कहते, शायद भीड़ उनके पीछे नहीं भागती। एसआईटी ने आज जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया, लेकिन बाबा का जिक्र नहीं किया गया। आयोजक और अफसरों पर जिम्मेदारी डालकर क्या बाबा को बचाया जा रहा है? पता नहीं कहां से पब्लिक आई। मंगलवार 2 जुलाई की वो तारीख थी जब यूपी के हाथरस में प्रवचन के बाद भगदड़ मची थी। ये वीडियो भगदड़ से पहले का है और देखिए कैसे उस दिन हजारों की संख्या में नारायण साकार हरि के भक्त यहां पहुंचे थे। हादसे के 8 दिन बाद आज फिर से मंगलवार का दिन है और आज की सुबह जांच टीम ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम ऑफिस ने सिकंदराओं के एसडीएम रविंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। तहसीलदार सुशील कुमार भी सस्पेंड, सीओ आनंद कुमार भी सस्पेंड, कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार सस्पेंड, कचौरा चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह सस्पेंड, पोरा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे सस्पेंड। हाथरस कांड के 8 दिन बाद योगी सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि इंतजाम जिस हिसाब से किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग मौके पर जुटे थे। अधिकारियों ने अनुमति देने के बावजूद मौके का मुआयना नहीं किया। अनुमति लगभग 80,000 लोगों को दी गई थी, जबकि 2.5 लाख के आसपास लोग मौके पर जुटे थे। एसआईटी ने हाथरस में न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वालों के बयान लिए, बल्कि हादसे के चश्मदीदों से भी बात की। मृतकों के रिश्तेदारों से भी टीम के सदस्यों ने जानकारी जुटाई। कुल 125 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक किसी साजिश से इनकार नहीं किया गया है। आयोजकों की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। प्रशासन और पुलिस ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। आयोजन को लेकर सीनियर अफसरों को सही जानकारी नहीं दी गई। तथ्यों को छिपाकर आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति ली। अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। आयोजक मंडल ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। भीड़ किस कदर नियंत्रित नहीं थी, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन कोई बैरिकेडिंग के इंतजाम आयोजकों ने नहीं किए थे। और इतना ही नहीं, घटना के बाद आयोजक फरार हो गए। हाथरस हादसे में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हाथरस वाले कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहित कई सेवादार भी शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में बाबा से पुलिस ने कोई पूछताछ ना तो जांच के सिलसिले में और ना ही जानकारी के सिलसिले में की है। बाबा का नाम पहले एफआईआर में नहीं था और अब तो जांच रिपोर्ट में भी बाबा का जिक्र नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या बाबा को क्लीन चिट मिल गई है? आखिर जिस बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों की जान को चलने से चली गई, उस बाबा से पुलिस और जांच एजेंसियों ने संपर्क क्यों नहीं किया? क्यों बाबा ने खुद आकर जांच में सहयोग नहीं किया? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। और ये सवाल यूं ही नहीं है। स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। चरणों की रज लगा लो तो बाबा कह रहे थे बात में। उनकी रजदूर लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहां पर अपना माथा टेक लिया था। एबीपी न्यूज के कैमरे पर हाथरस कांड के 3 गवाह मौजूद हैं। इन गवाहों को हमारे रिपोर्टर बिलाल अहमद खोज कर लाए हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा के चरण रज की वजह से भगदड़ मची। पहले गवाहों के बयान देखिए, फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। खुद स्वामी ने बोला? जी स्वामी जी, मतलब भोले बाबा ने? जी हाँ, भोले बाबा जो हैं, जो सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली
तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे फंडे से भट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। वहाँ से जो है भाषण में ये कहा जा रहा था कि आप लोग मेरी रज लेख छू करके माथे से लगा करके करें तो आपका सब दुख, जो दुख दूर नहीं हो सकता वो दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हम जाते हैं चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब उनका काफिला जा रहा था, मंच से निकल करके रोड पर आया, तब क्या हुआ? तो वहां से जनता पीछे से जो है लेडीज बच्चे और या आदमी तो वहां से भागे भागे चले जा रहे थे। जिस टाइम बाबा वहां से निकले, प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपने काफिले के साथ निकले, तो जिस जगह से उन्होंने रूट डाइवर्ट करके निकाला गया बाबा को, उसी टाइम आम जनता उनकी रजधूल लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहां पर अपना माथा टेक लिया था। आस्था के प्रति अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा। ये तीनों वो गवाह हैं जिनसे जांच टीम ने संपर्क किया, जिसके बाद इन्होंने सोमवार की शाम को एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर बयान दिया कि बाबा अगर चरणों की धूल के लिए नहीं उकसाते तो हादसा नहीं होता। चश्मदीदों के मुताबिक 2 जुलाई को जब हादसा हुआ तब बाबा यहीं से प्रवचन देकर निकल रहे थे। बाबा के चरण रज यानी धूल लेने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े और इस दौरान आयोजकों ने भीड़ को डंडे की जोर पर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बिगड़े और फिर लोग गिरते चले गए, कुचलते चले गए, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। जब कैमरे पर चश्मदीद बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? उन्हें किस आधार पर पुलिस और जांच एजेंसियां क्लीन चिट दे रही हैं? हाथरस हादसे के पीड़ित आज भी एबीपी न्यूज के कैमरे पर मांग कर रहे हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं? सरकार आपको सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है, आपकी तरफ से आपके दिल की क्या आवाज है? इस तरीके के सत्संग ना होने चाहिए आगे से, कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए, ऐसे सत्संग नहीं होने चाहिए, बस यही है। क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी मानते हैं इस पूरे भगदड़ में? बाबा ने की गलती है। आपने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है, अपनी माँ को खोया है, दादी को खोया है, छोटी बहन को खोया है, तो आपकी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई हो? कुछ ना है, बस यही है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और बाबा का नाम कहीं नहीं है, एफआईआर में भी नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में भी। तो बाबा का नाम आना चाहिए। जब बाबा के पीछे इतने सब गए हैं तो फिर बाबा का नाम आना चाहिए और बाबा वैसे गिरफ्तार भी करना चाहिए। हमारे एबीपी न्यूज के माध्यम से सरकार से क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी बाबा को गिरफ्तार करा जाए जी। बाबा जी सब ढोंग रहते हैं जी, सब पाखंडी बाबा हैं जी, इनके चक्कर में कोई जनता पागल ना है। बीजेपी के नेता भी कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि बाबा का नाम क्यों नहीं? जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी भी खिलाफ कार्रवाई होने की उचित कार्रवाई हो रही है और होगी भी, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कुछ अधिकारियों को निलंबित करने की नौटंकी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हम पूछना चाहते हैं, एफआईआर में अभी तक उस बाबा का नाम क्यों नहीं है? ये पूरी तरह से दोनों बाबाओं का फेलियर है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो और चाहे वहां पर वो नौटंकी और ढोंगी बाबा। मैं समझता हूं कि आज उस बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बाबा को लेकर सवाल तो है और इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। बावजूद इसके बाबा को लेकर समर्थकों का क्रेज कम नहीं हो रहा। आज मंगलवार के दिन आगरा और कानपुर के आश्रम में कई श्रद्धालु पहुंचे और गेट पर ही माथा टेकते दिखे। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में आज मंगलवार को भीड़ कम पहुंची। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भोले बाबा को फर्जी संत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखाड़ा परिषद जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते में संगम नगरी प्रयागराज में बैठक करने जा रहा है। इसी बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले तमाम दूसरे बाबाओं को फर्जी संत
घोषित किया जाएगा और लोगों से ऐसे कथित संतों से सावधान रहने की अपील भी की जाएगी। आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई। दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर मोदी के इस रूस दौरे से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि रूस में फंसे उन भारतीयों की वतन वापसी हो सकती है जिन्हें धोखा देकर एक कंपनी वहां ले गई। असल में पिछले दिनों दुबई की कंपनी ने नौकरी का झांसा दिया, जिसमें फंसकर कुछ नौजवान रूस चले गए, लेकिन वहां उन्हें यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी का ये वीडियो औपचारिक मुलाकात से पहले का है। प्राइवेट डिनर पर दोनों देशों के नेता मॉस्को में मिले। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वतन वापसी का मुद्दा उठा चुके थे। अब खबर है राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की मांग मान ली है। कल की प्राइवेट डिनर मीटिंग में हुई इस बातचीत के बाद आज पीएम मोदी मॉस्को में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर गए। यहां उन्होंने शहीदों की समाधि पर माल्यार्पण किया। असल में पिछले महीने रूस से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ भारतीय युवक मदद की गुहार लगाते दिखे थे। भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी पशु हैं। इलियास हुसैन उन्हीं में से एक है जिसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाई। क्या है, हमको कुछ पता नहीं है, पता ना पता वो कौन सी जगह पे कुछ न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है। हुआ ये कि हेल्पर की नौकरी का झूठा वादा करके इलियास जैसे दर्जनों भारतीय युवकों को रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया और यूक्रेन की लड़ाई में भेज दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद इनके परिवार वालों को एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल अहमद ने खोज निकाला और फिर सरकार तक इनकी बात पहुँचाई। क्या है, वो पूरे जान की बाजी लगाकर वहाँ पे तकलीफ सह रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के लिए क्या है, बहुत तकलीफ है। समझो हम सरकार से भी अपील किए थे, हमारी सरकार हमारे को क्या रिस्पांस की है, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे धन्यवाद करते हैं। इसी तरह किसी का बेटा रूस में फंसा है तो किसी का भाई, जिन्हें नौकरी के झांसे में फंसाकर युद्ध के अखाड़े में भेज दिया गया। रशिया का वीजा लगाए थे बाबा की ऑफिस पे जाके, तो उसने बताया था कि इन लोगों को तुमको रशिया में जॉब रहेगी, बट तुमको ना कोई वॉर फ्रंट पे जाना है, ना तुमको जंग के मैदान में जाना है, ना तुमको वेपन चलानी है, ना तुमको ग्रेनेड चलानी है, कुछ नहीं करना है। बस तुमको सिर्फ किचन का काम दिया जाएगा। ले जाने के बाद क्या करे, पहले 200 किलोमीटर दूर लेके गए पहले कैंप में, उसके बाद फिर 500 किलोमीटर दूर लेके गए, फिर ऐसा करते करते 1500 किलोमीटर दूर लेके गया कि यूक्रेन में। अभी तक हम आज 6 मंथ हो चुका है, हम अभी तक इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के पास अपील लेके जा रहे हैं और हमको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर बार, अभी 6 मंथ हो चुका है, वो भी इससे पहले भी स्टेटमेंट दे चुके थे, जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको हम रिलीज करने की पूरी कोशिश हम लगा रहे हैं। भारत के रहने वाले इलियास जैसे युवक दुबई की कंसल्टेंसी के फेर में फंसकर युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गए और फिर इन परिवार वालों की बात एबीपी न्यूज के जरिए सरकार तक पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 से 40 भारतीय रूसी सेना में अपनी सेवा इस वक्त दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद अब इन युवकों की वतन वापसी की उम्मीद बंधी है। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। खबर आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में भारत मां के 5 वीर सपूत शहीद हो गए। ये पांचों उत्तराखंड के रहने वाले थे।
इस हमले को लेकर एक ओर जहां सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार की नीति पर सवाल उठा रहा है। सोमवार को सेना की इसी गाड़ी पर घात लगाए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ट्रक के शीशे पर गोलियों के और जमीन पर खून के निशान। हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 5 उत्तराखंड के थे। राइफलमैन आदर्श नेगी देवप्रयाग के, नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के, सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के, राइफलमैन अनुज नेगी और हवलदार कमल सिंह पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। शहीदों के घर में मातम है। परिवार से लेकर देश इन जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। बेटा शहीद हुआ, इसके तो बहुत गर्व की बात है मेरे को। इससे बड़ी गर्व की बात एक बाप के लिए कोई नहीं, जिसका बेटा देश के लिए जान निछावर कर दे, उस बाप को भी धन्यवाद, उस बेटे को भी धन्यवाद। मैं उससे बड़ी वो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन दुख इसी बात का है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 महीने की बच्ची है, एक 4 साल का बच्चा है। सिर्फ उनके पालन पोषण का बुन्नी का वो है, दुख है जो कुछ है। बच्चे का तो मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन मेरे छोटे बच्चों का है जिनके भरण पोषण का मेरे को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। उन 5 हमारे वीर जवानों के शहीद होने का समाचार मिला है और ये कायराना हरकत जो हुई है, इस कायराना हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। आतंकवाद का खात्मा होगा और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। पूरा देश, पूरा प्रदेश, सारे लोग उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। विपक्ष सरकार की नीति रीति पर सवाल उठा रहा है। लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है। हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री की तरफ से कोई गंभीर वक्तव्य इस पर नहीं आया अभी तक। राजनीति अपनी जगह, फिलहाल देश के दुश्मनों की तलाश में जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जम्मू पठानकोट हाईवे से मचेड़ी को जोड़ने वाली रोड है। यहाँ पर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, वाहनों को रोका जा रहा है, गहन तलाशी की जा रही है। यहाँ से ही यही वो सड़क है जो मचेड़ी की तरफ जाती है, जहाँ पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है और उसके बाद इस हमले के बाद पूरे इलाके में एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसके बाद, इस हमले के बाद न केवल सेना बल्कि अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मोर्चा संभाला हुआ है। और पूरे इलाके में जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, यही वो पहाड़ी इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ जो है हुई थी, जहां पर ये हमला हुआ था, जिसके बाद कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। और इस फायरिंग के बाद आतंकी इन जंगलों में छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और मचेड़ी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी की गई है। करेंगे राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रायबरेली में शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता से मुलाकात की। सेना के टेंट में पिछले साल आग लगी थी, जिसमें शहीद अंशुमान शहीद हो गए थे। 3 दिन पहले उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन अंशुमान सिंह, आर्मी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। कीर्ति चक्र से सम्मानित देश के वीर सपूत अंशुमान सिंह के माता पिता से राहुल गांधी ने रायबरेली में मुलाकात की। राहुल ने यहां करीब 40 मिनट तक शहीद के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद शहीद की मां मंजू सिंह ने एबीपी न्यूज से मुलाकात को लेकर बात की। आपने क्या कहा अपनी तरफ से? अपनी तरफ से यही बोली कुछ अच्छा हो पर शहीद की फैमिली के लिए।
बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि एक बेटा खो देते हैं जो परिवार, जो बच्चे से लेके बड़े करते हैं, इतने ओहदे पे बैठाते हैं और उस माँ बाप का हाथ खाली हो जाता है ना। क्योंकि मेरे बेटा का 5 महीने 10 दिन ही शादी हुआ था और उसके बाद हमारा हाथ खाली है। तो इस पे हम चर्चा किए कि चलिए हमारे साथ क्या हुआ कोई नहीं, पर आगे की फैमिलियों के लिए कुछ करेंगे साहब। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। शहीद अंशुमन सिंह को 3 दिन पहले दिल्ली में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मां और पत्नी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता का सम्मान दिया। देवरिया के रहने वाले शहीद अंशुमन सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन थे। करगिल में उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आग की घटना से कई साथियों को बचाया और खुद शहीद हो गए। उन्होंने ढाढ़स बधाया, कोई बात नहीं, आपके बेटे ने जो शहादत दी है, जो देश को दिया है, उसके लिए पूरा देश और पूरी सेना आपके ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ हैं। तो कोई आश्वासन जो आप चाहते थे आपकी तरफ से कोई बात? नहीं, मुझे कोई आश्वासन नहीं। राहुल गांधी जी ने मेरे लिए ये कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी प्रकार का आश्वासन या किसी बात को कह के अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ। मैं वो पहला पिता था कि मेरे बेटे को जब ये बताया गया तो मैंने पूछा था गवर्नमेंट से, मेन मतलब जो अधिकारी थे, कि मेरा बेटा कायरों की तरह से मरा या वीरों की तरह से। शायद एक पिता के लिए बहुत छोटी बात नहीं होती है कहना। ये घटना पिछले साल 19 जुलाई की है, जब टेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 3 जवानों को उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन खुद झुलस गए। ये घटना तब हुई थी जब अंशुमन और स्मृति की शादी को महज 5 महीने बीते थे। शनिवार को दिल्ली में सम्मान लेने के बाद शहीद की पत्नी स्मृति ने अपनी जो प्रेम कहानी सुनाई, वो सोशल मीडिया पर वायरल है।